चक्र 2023 पूर्वावलोकन भारत का भूगोल चल रहा था, जिसमें 25वें पेज पे थे हम लोग। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके प्रश्नों में चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कथन सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, परंतु वो इसलिए सतत वाहिनी नहीं है कि वो वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती हैं। ये कथन सही है कि वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अपनी वर्षा का अधिकांश प्राप्त करती हैं, लेकिन इसके कारण वो सतत वाहिनी नहीं है, परंतु वरन सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि उनका उद्गम स्रोत ग्लेशियर में है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हिमालय से कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, और कारण हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की इस रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार यहाँ पे 4 विकल्प जो दिए हुए थे, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, इनमें जो प्राचीनतम है वो बृहद हिमालय श्रेणी है। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग, जिसका समय 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है, तब की है, और उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मायोसीन युग तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है, प्लायोसीन युग है में निर्मित हुई है। बृहद एवं लघु शिवालिक बृहद लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। इसके पश्चात है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही। दूसरा कथन है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। यह भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। यह भी सही है। तीनों कथन सही हैं। डी ऑप्शन। इसकी व्याख्या है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। डी ऑप्शन, भाबर। इसकी व्याख्या है, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो यह हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। डी ऑप्शन, सीनोजोइक युग में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात
सीनोजोइक युग में हुआ। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। इसमें स्टार दिया हुआ है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जब इसको लंबवत हिमालय को लंबवत देखेंगे तो 4 हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु सतलज के बीच है, कुमाऊं हिमालय सतलज काली, और नेपाल हिमालय काली तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता दिहांग। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पंकु नेसम, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर पंकु नेसम। और नदियां हैं पंग यानी पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, इसके बाद सतलज काली, फिर काली तीस्ता, फिर तीस्ता दिहांग। यानी पंग यानी पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलज काली, नेपाल हिमालय काली तीस्ता और असम हिमालय तीस्ता दिहांग के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय, काली तीस्ता के नदियों के बीच स्थित हिमालय नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। आगे है शिवालिक जैन समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। सी ऑप्शन गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, गहरे खड्ड, युग्माओं वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत अर्थात नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो ये चारों उसके साक्ष्य हैं। ये हिमालय में भी हमें दिखाई देंगे और ये तरुण वलित पर्वत के किसी भी तरुण वलित पर्वत में ये दिखाई देंगे। गहरे खड्ड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। यू खड्ड, घुमाव, यू टर्न वाले नदी मार्ग, गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अब यह है आपका जम्मू कश्मीर का मानचित्र। तो इसमें ये जो है ये है आपका, ये पहला वाला जो है ये काराकोरम है, ये पहला जो है ये काराकोरम है, ये दूसरा ये आपका लद्दाख है, और ये जास्कर है तीसरा वाला, चौथा वाला पीर पंजाल है। तो इनका जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण ऐसे मान लिया जाएगा कि उत्तर से दक्षिण ये सबसे उत्तर में आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, इसके बाद तीसरा वाला जो है ये आपका जास्कर और पीर पंजाल। तो उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ऐसा हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम भी यही बिल्कुल क्रम रहेगा। तो ये सबसे इस तरह से देखेंगे तो इसकी अवस्थिति सबसे पूर्व में मानी जाएगी काराकोरम की, और फिर सबसे पूर्व में काराकोरम इस प्रकार से, और फिर ये लद्दाख है दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला ये जास्कर है, और ये चौथा पीर पंजाल है। तो उत्तर से दक्षिण भी यही क्रम है इसका, और पूर्व से पश्चिम भी यही क्रम है। आगे चलते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का ये जम्मू कश्मीर है। अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है। तो उसके अनुसार 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार है। एक काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं, और लघु हिमालय ही मध्य हिमालय है, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। इसके बाद है
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, अब दक्षिण से उत्तर पूछ लिया तो इसमें सबसे नीचे शिवालिक हो जाएगा, फिर लघु हिमालय और फिर ऊपर सबसे उत्तर में महान हिमालय हो जाएगा। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन पर्वत का उदाहरण है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर, तो सबसे दक्षिण में आपका इसमें धौलाधर हो जाएगा और इसके बाद धौलाधर सबसे इसमें दक्षिण से उत्तर में, तो सबसे उत्तर में तो काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख है। तो दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर और फिर जास्कर और फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर दिशा की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है। दक्षिण से उत्तर तो इसमें सबसे नीचे पीर पंजाल हो जाएगा सबसे दक्षिण में, इसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में अर्थात सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके बाद है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और सबसे पश्चिम में धौलागिरी है। उपर्युक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है: कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से कौन नवीनतम है? तो इसमें पटकोई श्रेणियां जो हैं वे नवीनतम हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपर्युक्त में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। पटकोई या इसे पटकाई भी कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसमें जो त्रिपुरा है वो पटकाई से संलग्न नहीं है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम पटकाई पहाड़ियों से संलग्न हैं। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिजो पहाड़ियाँ संलग्न हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जब अविभाजित था तो तब इसके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित हैं। अटल टनल अविभाजित मतलब जब जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त नहीं हुआ था, उस समय दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित थी। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसमें ये 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये चारों कथन सही हैं और ये वैसे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये प्रासंगिक नहीं रहा। अब अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसमें 9.02 किलोमीटर
निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसमें पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अगला है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बृहत पीर बीच कश्मीर। तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर है, बृहत पीर बीच कश्मीर। तो इसकी व्याख्या है, भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत में चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ए ऑप्शन 8850 मीटर ASL। महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8848 मीटर अर्थात लगभग 8850 मीटर है। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया है। हिमाचल पर्यायवाची है। बी ऑप्शन मध्य हिमालय का। हिमाचल उपर्युक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, यह कथन गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, यह कथन भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यह कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो भी हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है, इसलिए पहला कथन गलत है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है, इसलिए दूसरा भी गलत है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का लैगून है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है, सबसे बड़ा चिल्का है तो दूसरे नंबर पर पुलिकट है सबसे बड़ा लैगून। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, अतः तीसरा कथन सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हैं? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणियां। बाकी इन तीनों राज्यों उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है हिमालय पर्वत श्रेणियां, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसमें है अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी और पूर्वी घाट। तो इन चारों में हिमालय श्रेणी नवीनतम है। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसमें हिमाद्री श्रेणी, 4 विकल्प है, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट तथा विंध्याचल श्रेणी। तो इसमें हिमाद्री श्रेणी है जो है वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है कि 2 कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र हैं, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है।
हिमालय का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है। कुल मिला के इसी कारण से जो है मतलब दोनों सही हैं इसमें, और वो कारण की सही व्याख्या भी करता है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है कि ये जो है ये हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम है और इन्हीं अनुदैर्ध्य उत्क्रमों के कारण भूकंप आते हैं। आगे चलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। दक्षिण कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। यह कथन गलत है, जीवाश्महीन नहीं है उसकी चट्टानें। दूसरा कथन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। यह कथन सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तीसरा कथन भी सही है। इसकी व्याख्या है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं हैं, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोन एवं गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन 2 एवं 3 सही हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो डी ऑप्शन कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान अर्थात केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? बी ऑप्शन तिब्बत। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसमें 1 और 2 अर्थात चोओऊ तथा लोत्से ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। अन्नामलाई और सिरमाली हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित नहीं है। चोओऊ जिसे चोयू भी कहते हैं एवं लोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। वैसे ये नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि ये हो सकता है चीन में होंगे, चोओऊ तथा लोत्से, और अन्नामलाई सिरुमाली के नाम से ही दक्षिण भारतीय पर्वत श्रेणियां समझ में आ रही हैं। दक्षिण एवं अगला चैप्टर है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। ये दक्षिण भारत की ये पर्वत श्रेणियां मैप दिया हुआ है। सीधे हम इसके प्रश्नों में चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें विकल्प है हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो इसमें सतपुड़ा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण अरावली। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर, पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और नीलगिरी। तो इसमें अरावली सबसे पुरानी है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो इसमें अरावली प्राचीनतम है। अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली।
अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसमें 4 विकल्प है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें है हिमालय, किलिमंजारो, एटना और अरावली। तो यह है अरावली अवशिष्ट अर्थात रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी या अनामुदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी हो गई। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें है नल्लामलाई पहाड़ियाँ उत्तर से लेकर दक्षिण उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों में नल्लामलाई सबसे उत्तर में और जवादी पहाड़ियाँ नीलगिरी और सबसे दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। इसकी व्याख्या है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ियाँ। उपर्युक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम। तो इसमें सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला है, इसके पश्चात मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद छोटा नागपुर पठार है और सबसे पूर्व में खासी पहाड़ियाँ हैं। अर्थात सबसे पश्चिम में महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर और सबसे पूर्व में खासी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही है। इसकी व्याख्या है, प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी पहाड़ियाँ हैं। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसमें सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो इसको
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल पर बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला वाला सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, कथन सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है बीच में और उसके दक्षिण में जो है ताप्ती नदी है, ये कथन भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, यह भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है, अतः कथन डी भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो है आपकी अजंता। इसके अलावा अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री एक से अधिक राज्यों में है। अजंता केवल एक राज्य में है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट ये सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर पढ़ते हुए क्रम लगाना है। सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियाँ। तो इसकी व्याख्या है, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम। सतमाला महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार में, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका दक्षिण से उत्तर, तो सबसे दक्षिण में आपकी सतमाला हो जाएगी, महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपका कैमूर पहाड़ियाँ ये बिहार में है, और इसके बाद नागा पहाड़ियाँ, और सबसे उत्तर में पीर पंजाल हो जाएगी पर्वत श्रेणी। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। तम के कार्डा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और नल्लामलाई। तो इसमें दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में कार्डामम है। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में। तो इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि सेवराय जी मिल गए। समुद्र तल 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो मांडव पहाड़ियाँ ये गुजरात में है। बाकी ये तीनों जो है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा ये सही सुमेलित है। मांडव पहाड़ियाँ ये गलत सुमेलित है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश सही है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, यह भी सही है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है, न कि महाराष्ट्र में।
अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा में स्थित है, जहाँ गोंड जाति निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। इसके बाद पहाड़ियों और क्षेत्र को जो है कौन कौन सी सुमेलित हैं। कार्डामम कौन कौन सी सुमेलित हैं, तो कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल ये सुमेलित नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ ये कोंकण यह भी सुमेलित नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत यह सुमेलित है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, सुमेलित है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत असम में हैं, तो ये भी सुमेलित है। कार्डामम पहाड़ियाँ इसकी व्याख्या है। कार्डामम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, तमिलनाडु वाला जो तट है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट है उसको दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसमें 4 विकल्प हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, सह्याद्री और 5वां विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं और स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर। ये वैसे झारखंड स्पेशल है, अन्य राज्यों के लिए उपयोगी नहीं है उतना। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पहाड़ियाँ और 2 में राज्य हैं। पहाड़ियाँ गारो, मिरी, कोल्लईमलाई और डालमा ये पहाड़ियाँ हैं और राज्य हैं मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसमें कोल्लईमलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड और मिरी अरुणाचल प्रदेश में है और गारो मेघालय में। गारो मेघालय, इसकी व्याख्या है गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लईमलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्थ, इनमें से कौन से सही हैं? तो यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, सही कथन है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, यह कथन भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह कथन भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्थ अर्थात ब्लॉक पर्वत हैं, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसमें पालिनी पहाड़ी। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालिनी पहाड़ी पर अवस्थित है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोडाई पलना झूल रहे थे और मिलके पलना झूल रहे थे, डिंडीगुल में पलना झूल रहे थे। कोडाई पलना झूल रहे थे मिलके डिंडीगुल में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार हैं? तो मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार हैं। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसमें गलीकोंडा, सलहेर, सिंगरामगट्टा और मादुगुला कोंडा। तो इसमें सलहेर नहीं है। पूर्वी घाट
पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलिकोंडा, सिंकरामगट्टा, मांदगुला गोंडा आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत चोटी का हिस्सा है। आगे है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी: केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु और दोद्दा बेट्टा इधर चोटियां हैं। दोद्दा बेट्टा, नंदा देवी, अनायमुडी और सारामती। तो जो है तमिलनाडु की दोद्दा बेट्टा है, उत्तराखंड की नंदा देवी, नागालैंड की सारामती और केरल की अनायमुडी। इसकी व्याख्या है: राज्य केरल के अनायमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोद्दा बेट्टा। इसके बाद है भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? भारत में मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, तो इसमें देखो महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर तो पहले भी प्रश्न आ चुका है। पश्चिम से पूर्व एक एक्स्ट्रा है सतपुड़ा, तो वो सबसे पश्चिम में हो गई, तो क्रम हो गया सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर। इसकी व्याख्या है: मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और छोटा नागपुर है। अगला प्रश्न है: सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो इसमें महादेव के बाद महाकाल है, मतलब महादेव के पूर्व में महाकाल है, महाकाल के पश्चिम में महादेव है। अब एक एक्स्ट्रा इसमें बड़वानी, तो बड़वानी महादेव के भी पश्चिम में हो गया, तो पश्चिम से पूर्व क्रम हो गया बड़वानी, महादेव और महाकाल। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला क्रम इस प्रकार है: बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ी और महाकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डामम पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डामम पहाड़ियां। इसकी व्याख्या है: पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है। जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम अर्थात इलायची की पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी के लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अतः कार्डामम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हैं। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें गिरनार पे नहीं है, कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पे चाय बागान है। इसकी व्याख्या देखते हैं: दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है: पर्वत पहाड़ी है और भारतीय राज्यों में अवस्थित थी। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी इधर है हरियाणा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक। तो इसको इस प्रकार से सम्मिलित है: बटेश्वर पहाड़ी ये बिहार के भागलपुर में है। चिन श्रृंखला मणिपुर, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है चिन श्रृंखला। धोसी पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिलारी को बेल्लारी मानते हुए प्रश्न का उत्तर डी दिया गया है। अगला है पर्वत चोटियां। अगला चैप्टर है पर्वत चोटियां। इसके चलते हैं प्रश्न में शिखर और पर्वत। नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक ये शिखर हैं, और पर्वत गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और जो है सिक्किम हिमालय। इनको सॉरी इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो इसमें नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश मतलब ये चीन में है मतलब, और
अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा चीन में चला गया उसमें है ये। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये सुमेलित है, और नोकरेक असम में है, सिक्किम में नहीं है नोकरेक। इसकी व्याख्या है, नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी एवं नंदा देवी पूर्वी। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। चूंकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। सिडनी बुर्राट के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह है आपका नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है तथा यह नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, भारतीय तो हो गई बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं, और ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला भी हैं। क्यों? क्योंकि पहली तो बछेंद्री पाल हैं। हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हो गई संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 मीन्स कराकोरम 2 पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह है कंचनजंगा। तो देख लेते हैं हिमालय पर जो पर्वत शिखर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है 8848, यह नेपाल में है। गाडविन ऑस्टिन K2 यह भारत में है। कंचनजंगा यह भारत नेपाल की सीमा पर है, और मकालू यह नेपाल में है। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गाडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर ए होगा। वर्ष 2020 में भारत एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो भैया भारत और नेपाल की सीमा पे है। तो भारत और सिक्किम की सीमा B और C हो जाएगा दोनों। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो इसमें माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, किसका क्रम? अच्छा, ऊंचाई का क्रम। हाँ, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, फिर गाडविन ऑस्टिन और इसके बाद कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 8616 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है, और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद है नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो ये यहाँ पे जो शिखर दिए हैं उसमें सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़ है।
तो इनमें से तो कुंभलगढ़ ऊंचा है, बाकी तो गुरु शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ 1224 मीटर है। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम जो है, तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा, ये तो तिब्बत चीन में है, और इसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी तो अपने उत्तराखंड में है। तो ये हो गया पूर्व से पश्चिम का क्रम। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम निम्नानुसार है। नामचा बरवा चीन, कंचनजंगा भारत नेपाल मतलब सिक्किम नेपाल की सीमा पे, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये मतलब गोसाई थान भारत में नहीं है, कामेत और नंदा देवी और त्रिशूल भारत में है। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें स्टार दिया है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। ओके, कोडाई मिलके पलना झूल रहे थे। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प में बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। इसके पश्चात है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें ए और बी दोनों भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मानधाता और नामचा बरवा ये दोनों भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट और नंगा पर्वत ये हैं उत्तराखंड में। गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नमचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत चीन में अवस्थित है। इसी प्रकार गुरला मानधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार प्रश्न में दो विकल्प सही हैं। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो यह है आपका गौरलाटा चोटी सामरी पाट, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है। गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, इधर धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और डोडा बेट्टा है। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा और राजस्थान की आपकी गुरु शिखर हो गई, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश धूपगढ़। इसकी देख लेते हैं व्याख्या। तमिलनाडु की डोडा बेट्टा चोटी सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर और नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। ये सही है, ये है और यही सही है, और दूसरा वाला सही नहीं है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, सही नहीं है। त्रिशूल तीन हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7120 मीटर, त्रिशूल सेकंड की 6680 और त्रिशूल थर्ड की 6315 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। अब अगले चैप्टर में चलते हैं। घाटियाँ इसका पहला है प्रश्न, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है कुल्लू घाटी। अब है इसकी व्याख्या। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। इसको लॉन्ग आंसर जो होता है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, तो लॉन्ग उत्तर इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। अब है घाटी और राज्य। मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, यूथांग घाटी। तो इधर है राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो मरखा घाटी आपका अभी लद्दाख में है। मरखा घाटी
जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला हिमाचल प्रदेश में और यूथांग सिक्किम में है। मरखा घाटी लद्दाख में है, प्रश्नकाल में जब था तब था, अभी लद्दाख में है। और जुकू घाटी पूर्वोत्तर नागालैंड में है, जुफू पर्वत के पीछे है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माउंट घाटी साइलेंट वैली वन राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है, ये गलत है। माउंट घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक्वाड जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये सही है। कुंती नदी माउंट घाटी यानी साइलेंट वैली के प्रचुर वर्षा वनों से उद्भूत होती है, यह भी सही है। तो इसमें है सी ऑप्शन 2 और 3 सही है। शांत घाटी या माउंट घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पाल घाट में स्थित है, यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ओके, नल्ला मलाई में नहीं है, नीलगिरी में है, इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्शन, वैसे ये करंट अफेयर है, बहुत इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका केरल में। निम्न में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 और तीनों सही हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, सही। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, सही। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है, वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नाम की एक पुस्तक लिखी। अगला चैप्टर है दर्रे। दर्रों में चलते हैं भाई, ये हैं सभी दर्रे, मैप दिया हुआ है, सीधे प्रश्नों में चलता है। हाँ, ये रहे दर्रे, ये एक टेबल में दिया हुआ है। तो ये लद्दाख के जो मुख्य दर्रे हैं खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला लद्दाख के दर्रे हैं। और जम्मू कश्मीर के बनिहाल और पीर पंजाल। हिमाचल के सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचाला, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग। तो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उसको याद करने का एक ट्रिक बनाया है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो हिमाजी सिप में बड़ा रोहू है, तो हिमाजी से हो गया, ये हिमाजी हो गई। रेड कलर अच्छा लगता है, रेड। ये हिमाजी हो गई हिमाजी, जी तो यांगजी हो गए। शिप में बड़ा रोहू है, तो ये सिप हो गया, बड़ा रोहू है। इतने इस ट्रिक से याद हो जाएंगे, हिमाजी शिप में बड़ा रोहू है। ओके, हाँ, हिमाजी शिप में बड़ा रोहू हो गया। इसके बाद ओह सॉरी, उत्तराखंड में नीतिमाना लिपुलेख ने उत्तराखंड में, तो नीतिमाना किसने माना? लिपुलेख ने माना। कहाँ माना? उत्तराखंड में माना, ठीक है। ये हो गए उत्तराखंड के। सिक्किम, नाथ जैलेब का सिक्का, ओके। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं सेला, बोमडीला, यापयांग, दिफू। मणिपुर में एक दर्रा तुजू। महाराष्ट्र में थालघाट भोरघाट है, और केरल में पालघाट है। मुंबई में थाल में लेके खा रहे थे तो भोर हो गई, ये ऐसे याद कर सकते हैं। और पालघाट केरल। अब चलते हैं आगे, प्रश्न कोश में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सेला उत्तराखंड में नहीं है, और सभी सुमेलित हैं। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग अभी चांगला लद्दाख में है अभी, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, हिमाजी सिप में बड़ा रोहू है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, और सेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्ना पाले नीलू को ऐसे याद कर सकते हैं, अन्ना पाले नीलू को। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये नाथुला सिक्किम लिखा हुआ है, कट गया है। और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये जो कटा है वो नाथुला सिक्किम है। और भोरघाट ये महाराष्ट्र में है, और पालघाट केरल में, अर्थात सी वाला सुमेलित
नहीं है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। इनमें से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आपका खैबर दर्रा नहीं है, पाकिस्तान में है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है, जिसमें से थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है। दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सिपकिला हिमाचल प्रदेश, हिमाजी सिप में बड़ा रोहू है। और लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, यही गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। नीतिमाना लिपुलेख ने उत्तराखंड में। नाथ जलेब का सिक्का सुमेलित है। और जो जिला कश्मीर में, अरे अभी लद्दाख में है। ओके, अब पर्वत दर्रा और राज्य हो गया सिपकिला, बॉमडीला, नाथुला और जयलेपला, जोजिला। सिपकिला, बॉमडीला, नाथुला, जोजिला। और इधर है सिपकिला। ये क्या पूछ रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सुमेलित, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित, नाथुला मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है। नाथ जलेब का सिक्का। और जो जिला जो है अभी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। प्रश्नकाल में जो जिला जम्मू कश्मीर में था अभी लद्दाख में हो गया है। आगे चलते हैं। नाथुला किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथ जलेब का सिक्का। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये है आपका जोजिला। जोजिला दर्रे से लेह जाने का रास्ता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसको याद कर लेते हैं। जोशीले, जो से जोजिला, जोशीले, अर्थात जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोशीले। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो जम्मू से श्रीनगर होते हुए ननिहाल गए, जम्मू से श्रीनगर होते हुए ननिहाल गए। और फिर सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला। ओके, आगे है वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए पुनः खोला गया था? तो भैया नाथुला खोला गया था। करंट अफेयर है, अब इसकी कोई भी प्रासंगिकता मतलब पूछने की संभावना अब कम है, नहीं के बराबर। नाथुला भारत एवं चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। अगला है पहाड़ी दर्रा और राज्य। बनिहाल, नाथुला, नीति, सिपकी। बनिहाल इधर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो बनिहाल हो गया जम्मू कश्मीर, और आपका नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सिपकी हिमाचल। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सिपकी हिमाचल। पर्वतीय दर्रे और राज्य को पुनः मिलाना है। बुमला, जलेपला, मुलिंगला, सिपकिला। तो जलेपला हो गया सिक्किम और सिपकिला हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। बुमला अरुणाचल प्रदेश और मुलिंगला उत्तराखंड। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। पर्वतीय दर्रे और राज्यों को पुनः मिलाना है। माड़ा दर्रा और नाथुला, जोजिला, सिपकिला। इधर है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो नीतिमाना लिपुलेख ने उत्तराखंड में, माड़ा दर्रा हो गया उत्तराखंड, नाथ जलेब का सिक्का नाथुला हो गया सिक्किम, जोजिला जोशीले। तो जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है जोजिला। तो ये हो गया जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश, हिमाची सिप में बड़ा रोहू है। आगे चल इसकी व्याख्या है। माड़ा उत्तराखंड, नाथू सिक्किम और जोजिला जम्मू कश्मीर। माड़ा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दर्रे और राज। क्या पूछ रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? जलेपला सिक्किम सही है। नीति माड़ा उत्तराखंड और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। और बॉमडीला तो सी वाला सुमेलित नहीं है। और बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी व्याख्या है। जलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। अगला पॉइंट है इसमें गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति और माणा है।
तिब्बत को, अगला पॉइंट है तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अगला है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि सिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब है अगला, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो नीतिमाना लिपलेख ने उत्तराखंड में हो गया। लिपलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। लिपलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। लिपलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला, नाथ जलेब का सिक्का भी सिक्किम में है। और इसके बाद नीतिमाना लिपलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। नाथुला सिक्किम, लिपलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है? दर्रे हैं। किंगरी विंगरी, जिसे कुंगरी भिंगरी भी कहते हैं, नीति माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया या डूंगरी लाबी कहा जाता है। इस दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो इसमें है पश्चिम से पूर्व पहचानना है। सिपकिला अपने हिमाचल में है, अरे अपना तो पूरा देश है। सिपकिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और लिपलेख उत्तराखंड में है। तो सबसे पश्चिम में सिपकिला हो जाएगा, फिर हिमाचल में, फिर लिपलेख उत्तराखंड में लिपलेख हो जाएगा, इसके बाद नाथुला हो जाएगा, फिर बोमडीला अरुणाचल में सबसे पूर्व हो जाएगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अतः इसका सही पश्चिम से पूर्व क्रम सिपकिला, लिपलेख, नाथुला और बोमडीला है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ई ऑप्शन। यहाँ विकल्प है जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो भैया वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें व्याख्या देखनी होगी। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग की ऊंचाई 13,044 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। चूंकि विकल्प में नहीं है यांगजी दीवान की ऊंचाई 5,890 है। यांगजी दीवान सबसे ऊंचा है, तो उसकी ऊंचाई 5,890 है। चूंकि ये मीटर में है, बाकी सब फीट में। मीटर में 5,890 मीटर है यांगजी दीवान की ऊंचाई, सबसे ऊंचा है। और चूंकि विकल्प में नहीं है, इसलिए नाथुला सबसे ऊंचा हो जाएगा। नाथुला की ऊंचाई मीटर में 4404 मीटर है, यांगजी दीवान की 5890 है, इसलिए सबसे ऊंचा यांगजी दीवान है। अगला है हिमरेखा एवं हिमनद। ओके, इसके प्रश्नों में चलते हैं। प्रश्न कोश में कितना लंबा चौड़ा है। हाँ, ये है भारत के प्रमुख हिमनद। हिमानी के नाम, स्थिति और लंबाई। सबसे इस टेबल में देख सकते हैं कि हिमानी सियाचिन, इसकी स्थिति काराकोरम में है और ये सबसे लंबा है 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 76.64 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे बियाफो है, यह भी काराकोरम में है, 60 किलोमीटर। हिस्पार काराकोरम में 61 किलोमीटर। क्रम से क्यों नहीं, 61 वाला ऊपर देना चाहिए। हिस्पार काराकोरम में 61, बियाफो काराकोरम 60, बाल्टोरो काराकोरम 58, चोगोलुंगमा काराकोरम 50 किलोमीटर, खोरदोजिन काराकोरम 41 किलोमीटर, रीमो कश्मीर में है 40 किलोमीटर, पुनमा कश्मीर में 27, गंगोत्री उत्तराखंड में 26, जेमू सिक्किम नेपाल की सीमा पर 25 किलोमीटर, ससाइनी काराकोरम में है 17.85
किलोमीटर और रूपल कश्मीर 16 किलोमीटर, रूपल कश्मीर 16 किलोमीटर, दियामीर भी कश्मीर में है 11 किलोमीटर। अब इसके प्रश्नों में चलते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, किसके बीच होती है? ए ऑप्शन 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। अगला है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। इसमें कितने हैं? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा और बियाफो। इसमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सियाचिन हिमनद, इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ है कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री और केदारनाथ। तो इसमें गंगोत्री सबसे बड़ा है। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाइयाँ इस प्रकार हैं। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडून हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। अतः विकल्प सी सही है। अब है निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो यहाँ पे ससाइनी, गंगोत्री, जम्मू और सियाचिन। तो यहाँ सियाचिन विशालतम हिमनद है। अब इनकी लंबाई वगैरह है, हिमनद स्थान और लंबाई। ससाइनी काराकोरम 17.85 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल की सीमा पर भारत नेपाल की 25 किलोमीटर और सियाचिन काराकोरम में 76.64 किलोमीटर है। इस प्रकार से सबसे लंबा सियाचिन हो गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है सी ऑप्शन केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। इसकी व्याख्या है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो ये मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी अर्थात काली गंगा का उद्गम होता है और इसी हिमनद से गौरी गंगा का भी उद्गम होता है। तो भैया काली गंगा इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि चूँकि ये कुमायूं प्रक्षेत्र में है और मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित। काली गंगा मतलब शारदा नदी अर्थात काली गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है, कुमाऊं प्रक्षेत्र में है। तो इसको याद कर सकते हैं कि काली गंगा कुमाऊं से मिलना चाहती है और गौरी गंगा भी यहीं से निकलती है। तो गौरी गंगा भी कुमाऊं से मिलना चाहती है। तो काली गंगा हो चाहे गौरी गंगा, कुमाऊं से दोनों सब कुमाऊं से मिलना चाहती हैं। बिना कमाने वाले से कोई नहीं मिलना चाहता। तो काली गंगा भी कुमाऊं से मिलना चाहती है और गौरी गंगा भी कुमाऊं से मिलना चाहती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी बंदरपूछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन, जेमू। तो बंदरपूछ से अच्छा पूछ रहा है कौन कौन से सुमेलित हैं। तो बंदरपूछ यमुना ये सुमेलित है। बारासिगरी चिनाब ये भी सुमेलित है और ये तो सुमेलित नहीं लग रहा है। ये ऑप्शन है। चौथा सुमेलित है सियाचिन नुब्रा सुमेलित है। और मिलाम से तो काली गंगा गौरी गंगा निकलती है, मंदाकिनी तो निकलती नहीं मिलाम से। अच्छा नुब्रा निकलती है सियाचिन से, ओके। और जेमू से तिस्ता निकलती है, मानस नहीं निकलती जेमू से। हाँ, हिमनद और नदी बंदरपूछ से यमुना, बारासिगरी से चेनाब और इसको याद कर सकते हैं। चेनाब की बारी आ गई तो बारासिगरी से चेनाब, मिलाम गौरी गंगा, काली गंगा भी यहीं से, दोनों को कुमाऊं से मिलना चाहती हैं। सियाचिन नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से और तिस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ओके। हाँ,
बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है। बंदरपूछ मिलाम उत्तराखंड में, बारासिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर में और जेमू सिक्किम में है। निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। लंबाई के घटते क्रम में सबसे बड़ी वाली सबसे पहले होगी, तो इसमें हिस्पार, द्रांगद्रुंग, बियाफो, सोनापानी, बारासिगरी। हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम में हिस्पार, बियाफो, द्रांगद्रुंग, सोनापानी और बारासिगरी। अब इस प्रकार से पठार वाले चैप्टर पर पहुंच गए हम लोग। पठार में चलते हैं। ये है अपने पठार मैप, ये यहाँ पे है मेघालय पठार। ये मेघालय पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार मध्य भारत में, मेघालय पठार। ये मालवा पठार हुआ अपना। हाँ, मालवा पठार है। महाराष्ट्र, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, यहाँ ये गुजरात में काठियावाड़, ये दंडाकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये दक्कन पठार हुआ, मेघालय पठार हुआ। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न कोश में चलते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ। मेघालय पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। डी ऑप्शन सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो इसमें है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। जनसंख्या का संकेंद्रण तब होगा जब वहाँ औद्योगिकरण होगा, तभी जनसंख्या का संकेंद्रण होगा। कहीं पे लोहा तांबा का पाया जाना संकेंद्रण का कारण तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ पे औद्योगिकरण और उद्योगों का विकास नहीं होगा। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर पठार है। इसको याद कर सकते हैं कि छोटा है लेकिन गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर पठार है। नीचे दिए गए पे विचार करना है। ये IAS का प्रश्न है। क्या चित्र पर विचार कीजिए। इसमें ABCD मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान हैं। इसमें मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान हैं। इसमें जो है रिफ्ट घाटी क्षेत्र ए जो है ये रिफ्ट घाटी है। ये रिफ्ट घाटी जहाँ से नर्मदा ताप्ती वगैरह वाला एरिया है ये। और B छत्तीसगढ़ मैदान, ये रहा आपका B, ये छत्तीसगढ़ मैदान हो गया। C छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड वाला एरिया है। छोटा नागपुर पठार C। और D आपका
वर्षा छाया क्षेत्र, वर्षा छाया क्षेत्र, ये रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटियाँ हैं ए, और ये आपका बी वाला है छत्तीसगढ़ मैदान है बी वाला, और ये सी वाला छोटा नागपुर पठार, और ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है ये आपका दक्षिण भारत में। आगे चलते हैं। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है अरावली राजस्थान में, और विंध्य श्रृंखलाएं के बीच में ये मालवा का पठार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह है आपका मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसमें उपर्युक्त की व्याख्या देखनी, ये ऑप्शन तो वही मध्यवर्ती भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? मध्यवर्ती भाग में है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसमें रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो इसमें जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं ये भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, और ये बिहार विशेष का प्रश्न है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, रोहतास पठार विंध्यन क्रम की, और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये जो भुवन पहाड़ियाँ हैं ये भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय पठार का अंश हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग हैं। अगला प्रश्न है, अलबामा हिल स्थित है। अलबामा हिल स्थित है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ विशेष का प्रश्न है। अब है तटीय भाग, भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा देखो, गुजरात समुद्र से लगी हुई जो तटरेखा, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो ये है गुजरात। गुजरात में कितनी समुद्र तट है? 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र में 652 किलोमीटर, गोवा में 118, कर्नाटक में 280, केरल में 559, तमिलनाडु में 906, आंध्र प्रदेश में 973, ओडिशा में 476 और पश्चिम बंगाल में 157। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 42 किलोमीटर, लक्षद्वीप में 132, पुडुचेरी में आपका 30 किलोमीटर और अंडमान निकोबार में 1962। टोटल याद करना है 7500, मोटा मोटी 7500 याद कर सकता है कि भारत में 7500 किलोमीटर की तटरेखा है। ओके, चलते हैं इसके प्रश्न कोश में। हाँ, यहाँ ये देखने की बात है कि ये जो समीपस्थ मंडल है ये अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को, ये जो है ये रेखा, ये आपकी ये आधार रेखा हो गई।
अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर 12 किलोमीटर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। तो ये है आपका ये जो समुद्र के टेढ़े मेढ़े तल हैं, इनको ये रेखा मिला रही है, ये हो गई आपकी आधार रेखा। और ये जो डिस्टेंस है ये 12 किलोमीटर है, ये क्षेत्रीय सागर कहलाता है। और ये जो है ये यहाँ से 12 और यहाँ से 24 ये किलोमीटर हो गए समुद्री मील, और ये दूरी है 200 समुद्री मील। ये अनन्य आर्थिक मंडल है। आगे चलते हैं प्रश्न कोश में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तट चेन्नई से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर 7500 किलोमीटर। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर। निकटतम उत्तर मतलब 7516 है, लेकिन याद करने में सरलता के लिए 7500 किलोमीटर याद कर सकते हैं। भारत की तटरेखा, इसमें स्टार दिया हुआ है, वो 7500 है। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और इसकी व्याख्या है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों की तटरेखा की लंबाई इस प्रकार है: गुजरात की 1214 किलोमीटर, और महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर, और केरल की कुल मिला के सबसे ज़्यादा गुजरात की है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ये गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसके बाद भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर ज्वेल ऑफ माइंस से संबोधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर सी होगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। अगला चैप्टर है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट। तो इसके प्रश्न में चलते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। इसमें उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम लगाना है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है: जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, नागरकोइल तमिलनाडु में राज्य के कन्याकुमारी में है। तो ये सबसे दक्षिण में हो जाएगा। जंजीरा महाराष्ट्र में सबसे उत्तर में हो गया। इनमें यत्र तत्र आपको कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्त में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर।
इसकी व्याख्या है तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थीं। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दिया हुआ एक मानचित्र है और भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ये जो तट है, ये जो भाग है, ये अंतर्जलीय, ये जो तट है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा ये प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा ये तो महाराष्ट्र में है। उडुपी ओरविले तूतीकोरन तमिलनाडु में है। उडुपी केरल में है, कर्नाटक में है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है तथा स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिम तट पर अवस्थित हैं। अब सूची 1 को 2 से मिलाना है। सागर पुलिन और राज्य। सागर पुलिन दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। राज्य है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा। तो दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर ओडिशा में है और कलांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, कलांगुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। इसे मैप से समझा जा सकता है और ऐसे याद कर सकते हैं कि कोरो मिल गए, कोरो से मिल गए। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो यह है आपका कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन कन्याकुमारी के मध्य, कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के मध्य कोरोमंडल है। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, ये गोवा और महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पड़ेगा, जो समुद्र तट है वो कोंकण कहलाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब है द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। ये है महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट अथवा चैनल। इसकी एक टेबल दी हुई है, नाम है और अवस्थिति है। तो 8 चैनल मिनिकॉय भारत और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। और डंकन पैसेज लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आठ माला मिनिकॉय, 9 लच्छा मिनिकॉय। 8 माला मिनिकॉय, 9 लच्छा मिनिकॉय, 10 चैनल अंडाकार ग्रैंड माता निकोबार, ऐसे करके याद 8 चैनल।
8 माला मिनिकाय, 9 लच्छा मिनिकाय, 10 चैनल अंडाकार, ग्रैंड माता निकोबार, लच्छा लच्छा मालाबार, तमिलंका पकमन्नार। तो ये है 8 माला मिनिकाय, इसका मतलब है 8 डिग्री चैनल, और माला यानी मालदीव, और मिनिकाय 8 माला मिनिकाय, 9 लच्छा मिनिकाय, 9 लच्छा मिनिकाय, 9 लच्छा मिनिकाय। तो जो है 8 माला मिनिकाय, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच है। 9 लच्छा मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच। 10 चैनल अंडाकार, तो अंडाकार यानी लघु अंडमान और कार निकोबार यानी बड़ा निकोबार के बीच में है। 10 चैनल अंडाकार, और ग्रैंड माता निकोबार यानी ग्रैंड माता निकोबार का मतलब है कि एक ग्रैंड चैनल भी है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। तो ग्रैंड माता है, माता से हो गया सुमात्रा, और निकोबार तो निकोबार है। इसके बाद है आपका लच्छा लच्छा मालाबार। इसका मतलब है कि लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। इस टेबल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन है वो लूसेंट में है, मतलब वो भी है एक चैनल। तो जो लक्षद्वीप सागर है वो लक्षद्वीप और मालाबार के मध्य में है। और तमिलंका पकमन्नार यानी तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ता है, और मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी भी जोड़ती है। तो तमिलंका यानी तमिलनाडु, श्रीलंका, पाक, मन्नार, पाक और मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से इसे याद किया जा सकता है, तमिलंका पकमन्नार, तमिलनाडु, श्रीलंका, पाक और मन्नार की खाड़ी। आगे चलते हैं इसके प्रश्नकोश में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर ऊंचाई पर उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार, अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक हो गई। अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, इसमें स्टार दिया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 836 है, जिसमें से 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह है। 836 है, जिसमें 22 जो है मुख्य है निकोबार द्वीप समूह है। 10 डिग्री चैनल, तो 10 चैनल अंडाकार, तो 10 चैनल अंडाकार यानी 10 डिग्री चैनल, 10 चैनल अंडाकार यानी अंडमान और कार निकोबार, ये निकोबार यहाँ सिर्फ दिया, कार निकोबार या बड़ा निकोबार, तो अंडाकार 10 चैनल अंडाकार हो गए। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 चैनल जलमार्ग द्वारा असम आपस में पृथक किया गया है? तो 10 चैनल अंडाकार, 10 चैनल अंडाकार अंडमान एवं कार निकोबार, ये बड़ा निकोबार है, तो 10 चैनल अंडाकार हो गए। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल, तो वही 10 चैनल अंडाकार, ये कार निकोबार या बड़ा निकोबार है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अगला है बायरन, प्रश्नों पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। बायरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये वाला कथन सही है। बाकी दोनों कथन सही नहीं है, गलत कथन नहीं पड़ेंगे। बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के, इसकी व्याख्या है, बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बायरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, अतः कथन 2 असत्य है। छोड़ो, आईएएस के क्वेश्चन वैसे भी बहुत जटिल होते हैं, वो सिर्फ सुनने से वैसे भी समझ में नहीं आते हैं आईएएस के क्वेश्चन। ये मेरा ये बनाने का पर्पज़ है कि इसे ऑडियो के रूप में भी सुना जा सके, और जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उनके रिवीजन के लिए ये मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी उपयोगी होगा। बायरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में,
भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बायरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बायरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु आदम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा है। ग्रैंड माता निकोबार ऐसा ट्रिक बनाया था याद करने के लिए, तो माता से सुमात्रा हो गया और निकोबार, और ये जो है ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह इतने अक्षांश के बीच में है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर की दूरी पर है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। अब है अरब सागर के द्वीप समूह। इसके प्रश्नों में चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत के 220 से 40 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमनदीवी तथा सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा 9 लच्छा मिनिकॉय याद किया था, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोट अथवा एंडरोथ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो ये आपका तिलनचोंग नहीं है। लक्का द्वीप समूहों का अंग कौन कौन से हैं? अगाथी है, कवरत्ती है और कल्पेनी है। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी अर्थात अगाथी, कवरत्ती और कल्पेनी ये लक्का द्वीप यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग है। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं है। मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो यह आपका मिनिकॉय सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए यहाँ पे विकल्प दिए हैं भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय और हेनरी। इसमें से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में मिनिकॉय आता है। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम। दिए गए विकल्पों में से रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर से अधिक है। पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन नगर की बात है तो नगरीय क्षेत्र जो है वो मुंबई का ही अधिक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट। भारत का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। इसके बाद द्वीप और अवस्थिति ये है वेयंत, सयोधर, पीरम, द्वारका द्वीप और अवस्थित काठियावाड़, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी।
तो ये द्वीप और अवस्थित है, ये वेयन, सयोधर, पिरम, द्वारका और दीप। तो ये है वेयन सयोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है, और पिरम जो है खंबात की खाड़ी में है, द्वारका काठियावाड़ और दीव अरब सागर तट। स्वेधर कच्छ की खाड़ी, पिरम खंबात की खाड़ी, इसको द्वारका अरब सागर और दीव काठियावाड़ में है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रन में। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में अवस्थित है। यह दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। इस पार्ट को यहीं पे विराम देते हैं और अगला पार्ट आगे जो है अगले पार्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा।